जी सर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एम प्रसाद फिजिक्स। आज हम आप लोग को 11th क्लास का फिजिक्स के बारे में बताएंगे। 11th क्लास का पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले यूनिट्स के बारे में हम बताएंगे आपको। तो यूनिट्स एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। जैसे कि हम कभी बाज़ार जाते हैं तो यूनिट्स का उपयोग करते हैं। मान लें कि चावल ही लेना है तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम चावल हमको चाहिए। तो किलोग्राम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि 5 मीटर चावल चाहिए, क्योंकि चावल को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसके लिए किलोग्राम है, ग्राम है। तो हम आज यूनिट्स के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो यूनिट्स क्या है? तो यूनिट्स कहेंगे कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं। तो यूनिट एक मानक राशि है जिसके द्वारा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को माप सकते हैं। तो कहेंगे कि यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मतलब हो गया मानक। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। मेजरिंग मतलब मापना। मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं? तो कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जा सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम कहेंगे दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। हम डायरेक्टली मेजर कर लें, इनडायरेक्ट मेजर कर लें, मेजरमेंट किया जाए, वो सभी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए डायरेक्टली मतलब क्या हो गया कि जैसे हम चावल लिए 5 किलोग्राम तो डायरेक्ट मेजरमेंट कर लिए। कपड़ा लेना है 5 मीटर तो डायरेक्टली मेजर कर लिए, ये हुआ डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट तो जैसे हमको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए हम फोर्स निकालेंगे और क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया ये निकालेंगे, तब हम फोर्स का मेजरमेंट करेंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मोमेंटम, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ मास और वेलोसिटी। मोमेंटम का मेजरमेंट करेंगे हम मास और वेलोसिटी से, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे हम फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 भाग में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में हम फिजिकल क्वांटिटी को हम मापेंगे। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सबको हम टोटल को हम 3 भाग में बांट देंगे। तो पहला भाग हो गया वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका पास यूनिट नहीं होता है लेकिन कुछ न कुछ इसका मैग्नीट्यूड है। तो पहला हो गया इट हैज़ नो यूनिट, बट
हैज मैग्नीट्यूड, इसके पास कोई यूनिट तो नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे मैग्नीफिकेशन, तो V/U मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.3, ग्लास का 1.5 वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसका, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो पहला टाइप को हो गया इट हैज नो यूनिट बट हैज मैग्नीट्यूड, जिसका एग्जाम्पल देखिए इसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मैटर और डेंसिटी ऑफ वाटर के रेशियो को हम स्पेसिफिक डेंसिटी कहेंगे। स्पेसिफिक डेंसिटी बराबर किसी भी मैटर का डेंसिटी ऑफ मैटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ये दोनों के रेशियो को हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी। तो ये हुआ पहला टाइप का फिजिकल क्वांटिटी, जिसके पास यूनिट तो नहीं होता लेकिन कुछ न कुछ इसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास इट हैज़ बोथ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, इनके पास यूनिट भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसमें आ जाएगा मास, लेंथ, टाइम, इसका एग्जाम्पल हो गया मास है, लेंथ है, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब मास, लेंथ, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब इसी कैटेगरी में आएगा। तीसरा टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हुआ जिसके पास, थर्ड टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटी हुआ कि इसके पास यूनिट भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इस सब को हम इसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आ गया फोर्स है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, ये सब इसी कैटेगरी में आवेगा ETC। तो इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को 3 भाग में बांट दिए। एक तो कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसमें रेशियो टाइप के क्वांटिटी आवेंगे, जो भी क्वांटिटी आवेगा रेशियो के रूप में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक डेंसिटी, मैग्नीफिकेशन, ये सब इसी कैटेगरी में आएगा। दूसरा है कि इसके पास यूनिट भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें मास, लेंथ, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, करंट, ये सब इसी कैटेगरी में आएगा। और तीसरा टाइप का हुआ उसमें यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी होगा, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। आगे चल के इसको हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हम पढ़ेंगे। अब देखिए कि यूनिट को मापने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। 2 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। 2 थिंग्स आर नेसेसरी, 2 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमको 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक को कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे को कहेंगे यूनिट। जैसे अभी आपको बताया कि चावल लेना 5 किलोग्राम, तो 5 को हम कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम को हम कहेंगे यूनिट। तो 2 थिंग्स आर नेसेसरी, 2 चीज़ों का होना आवश्यक है फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। कौन सा 2 चीज़ है? तो पहला को हम कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम n से लिखेंगे। क्या होगा? पहला न्यूमेरिकल वैल्यू को n से लिखेंगे और दूसरा हम कहेंगे यूनिट को हम u से लिखेंगे।
तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। कौन कौन? न्यूमेरिकल वैल्यू n से लिखेंगे और यूनिट को हम u से लिखेंगे। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए n और u का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फिजिकल क्वांटिटी ये दोनों का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट होगा। n इंटू यू का प्रोडक्ट जो है बराबर कांस्टेंट। तो n और u का प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा तो यूनिट छोटा होगा। जैसे हम कहें 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर कितना लिख सकते हैं? 2000 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर यूनिट छोटा हो गया किलोग्राम से ग्राम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया 2 से 2000। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट होगा। n इंटू यू बराबर कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से n1 u1 बराबर n2 u2। यहाँ n1 और n2 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और u1 और u2 यूनिट है। क्या है यहाँ पर? n1 एंड n2, n1 एंड n2 आर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u1 एंड u2 आर यूनिट, u1 एंड u2 आर यूनिट्स। तो देखिए जब यूनिट बदलेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज कर जाएगा इस तरह से कि n इंटू यू बराबर कांस्टेंट। तो n1 u1 बराबर n2 u2, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया। इसको हम याद रखेंगे इस चैप्टर में, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेगा। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलने में या और बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है इस फार्मूला पर बनेगा। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए एक चीज़ हम देखें, n इंटू यू बराबर कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट होता है। तो इसको हम ग्राफ के रूप में भी हम देख सकते हैं। n इंटू यू बराबर कांस्टेंट, n इंटू यू बराबर कांस्टेंट। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू 1/u या u प्रोपोर्शनल टू 1/n। देखिए इसका ग्राफ n और u का ग्राफ हम दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हो गया, यूनिट रखेंगे एक्स अक्ष पर, अब वाई एक्सिस पर रखें हम न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा तो यूनिट बड़ा होगा। या इस तरह से हम n को हम रखें एक्स एक्सिस पर और u को, तो इस तरह का ग्राफ, इससे ये पता चलता है कि n का मान देखिए घट रहा है तो u का मान बढ़ रहा है। यहाँ देखिए u छोटा हो रहा है तो n बड़ा हो रहा है। इस तरह से कि n इंटू यू बराबर कांस्टेंट या n प्रोपोर्शनल टू 1/u, इसको हम कहेंगे n u ग्राफ। n u के बीच खींचा गया ग्राफ जो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इज हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक मतलब कि एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा। जैसे आगे पीछे पढ़ेंगे पीछे क्लास में बॉयल्स लॉ p/v बराबर कांस्टेंट। तो ये भी n इंटू यू बराबर कांस्टेंट के रूप का है। यहाँ भी p और v के बीच जो ग्राफ खींचते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो ये भी ग्राफ इस तरह से हाइपरबोलिक आएगा कि प्रेशर का मान घटेगा तो वॉल्यूम का मान जो है बढ़ेगा। तो इस तरह से यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम सीखे। अब हम यूनिट्स का भी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट। तो पहले अलग अलग देश में अलग अलग यूनिट चलता था, इसलिए एक ऐसा यूनिट अडॉप्ट किया गया 1960 में जो पूरे विश्व में चले, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट। तो बारी बारी से हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो सबसे पहला देखिए है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम ऑफ
सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो देखिए इस सिस्टम में लेंथ को माप लेंगे सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। तो इस सिस्टम में नाम ही है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो मास को, ये लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। इसको हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे। दूसरा है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफ से हो गया फुट, पी से हो गया पाउंड, एस से हो गया सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। इस सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और समय को हम सेकंड में मापेंगे। फुट कहेंगे, फिट नहीं कहते हैं, क्योंकि यूनिट को हमेशा सिंगुलर में बोलते हैं और फिट प्लूरल हो जाता है, इसलिए हम फुट बोलेंगे, फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो गया फुट पाउंड सेकंड। इस सिस्टम में लेंथ को हम फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को हम सेकंड में मापेंगे। तीसरा इसको कहते हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एम से हो गया मीटर, के से किलोग्राम, एस से हो गया सेकंड। इस सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में, मास को किलोग्राम में और समय को हम सेकंड में मापेंगे। एमके सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहले अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट चलता था, तो इससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में, सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में असुविधा होती थी। इसलिए 1960 में इंटरनेशनल वेट और मेजरमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें एक ऐसा यूनिट अडॉप्ट किया गया जो पूरे वर्ल्ड में चले, विश्व में चले। उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, शॉर्ट में इसको कहते हैं एसआई यूनिट। तो इन 1960 ये स्टैंडर्ड यूनिट आर एडॉप्टेड। स्टैंडर्ड यूनिट आर एडॉप्टेड मान लिया गया। कहाँ पर? इन इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस, वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फ्रांस, जो फ्रांस में संपन्न हुआ, फ्रांस। तो इसमें ऐसा यूनिट अडॉप्ट किया गया जो समूचे विश्व में चले। इसको हम कहेंगे कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। शॉर्ट में इसको हम कहेंगे एसआई यूनिट। क्या कहेंगे इसको? एसआई यूनिट। ए से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तब देखेंगे इसमें एसआई यूनिट में क्या क्या चीज़ है। तो इसके कुछ बेसिक यूनिट है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो इसके 7 बेसिक यूनिट है, जिसके बारे में पहले हम बताएंगे। तो हम एसआई यूनिट के बारे में पहले पढ़ेंगे। एसआई यूनिट, इसमें कुछ बेसिक यूनिट है और कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो 7 बेसिक यूनिट है एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट में पढ़ेंगे इट कंटेन्स 7 बेसिक यूनिट। इट कंटेन्स 7 बेसिक यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री सहायक इकाई कहते हैं। तो 7 बेसिक यूनिट क्या क्या है इसका? 7 बेसिक यूनिट। 7 बेसिक यूनिट मास को मापते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में, करंट को मापते हैं एम्पियर में, करंट को एम्पियर, टेम्परेचर को हम केल्विन में मापेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापेंगे। और 2 सप्लीमेंट यूनिट्स है इसमें, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक को कहेंगे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, इसको हम रेडियन में मापेंगे। और दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को अस्टेरेडियन। तो ये हुआ ऐसा यूनिट का 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये 7 बेसिक यूनिट जो है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, रेडियन, स्टेडियन, ये सब को डिटेल डिफाइन करेंगे। किलोग्राम क्या है, मीटर क्या है, सेकंड क्या है, एम्पियर क्या है, केल्विन क्या है, कैंडेला, मोल, रेडियन और स्टेडियन क्या है, और ये 7 बेसिक यूनिट क्यों का है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों रखा गया है, इसको डिटेल बताएंगे। और फिर इसको यूनिट को हम 2 भाग में बांटते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। किस यूनिट को हम फंडामेंटल कहेंगे और डिराइव्ड यूनिट क्या है, सब के बारे में बताएंगे। और तब इसके बाद उसके अगले क्लास में हम डायमेंशन शुरू करेंगे।